जय हिंद साथियों। कल कठुआ हमले के अंदर जो ग्रेनेड का हमला किया था, कायराना हमला जो आतंकवादियों ने, तो ये कठुआ हमले के अंदर 5 हमारे जवान शहीद हुए, जिसमें एक नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत है, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और नायक विनोद सिंह। साथियों, सशक्त नमन है, 1000 सैल्यूट है इनको। पता नहीं इस देश को इन गद्दारों की क्या नज़र लग गई है कि हम हमले पे हमला झेलता जा रहे हैं और जवानों पे जवान शहीद होते जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार अपने आप को पता नहीं देश की कौन सी बहादुर सरकार बता रही है, बहादुर सब कुछ बता रही है, बहादुर 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 बहादुर, लेकिन इन कायरों को जवाब नहीं दे सकती है। एक बार में इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है, करे भी तो करे कैसे, नहीं कर सकती। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। सबसे पहले तो कल ग्रेनेड हमले में कठुआ में हमारे 5 साथी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन, सशक्त नमन। इस देश के वीर जवान हमेशा अमर रहे, हम बलिदान देते रहें और पार्लियामेंट जिंदा रहे। और ये अपनी मन मर्जी से जो भी थोपना चाहें इस देश के ऊपर थोपते रहें, चलते रहें, चाहे पार्टी कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं है। शहीदों का कौन है, शहीदों के माँ बाप का कौन है, शहीद की अंत्येष्टि के बाद में कौन है, उसके बाद की उनकी ज़िंदगी क्या होती है, शहीद परिवार का क्या होता है, शहीद के माँ बाप का क्या होता है, शहीद के बच्चों का क्या होता है। इस देश में सिर्फ वो आधा घंटा जो हमारी ड्रिल देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं कि शहीद को ड्रिल कैसे दी जाती है, तिरंगे झंडे को किस तरह से एक शहीद का सम्मान किया जाता है और उनके माता पिता को दे दिया जाता है। उसके बाद में उस परिवार के क्या साथ होता है, वो हजारों उदाहरण अगर टीवी लेकर निकले ना, कैमरा लेके, तो आज भी हजारों जगह पे उन शहीदों की ईंटें डाली हुई पड़ी मिलेगी, लेकिन वहाँ उनका स्थान भी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, एक चीज़ अच्छा किया माननीय मोदी जी ने कि जब शहीद हो जाओगे तो आपका नाम है जो इंडिया गेट पे छपा दिया जाएगा, बस। उसके बाद में जय हिंद। और अब तो शहीद भी 2 तरीके से होंगे, एक का नाम अंकित होगा और दूसरे का नाम अंकित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अग्निवीर है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती लिया हुआ है, वो उसको पैसे ले सकता है, लेकिन वो देश के लिए शहीद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो पैसे के लिए आया था, वो देशभक्ति के लिए नहीं आया था। तो मुझे 5 जवानों का शहीद होने का अफसोस है। हम इजराइल 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 करते रहते हैं, फॉलो कितना करते हैं, अमेरिका को कितना करते हैं। हर कोई जाके अपने दुश्मन को ठोक के और बिल्कुल करेक्ट कर देता है। आज 65, 62, 48, 71, कारगिल, सबकी संख्या, जो युद्ध की संख्या आप ले लोगे तो उससे ज़्यादा दुश्मनों ने हमारे को गोरिल्ला वार में हमारी शहादत कर दी है, गोरिल्ला वार में। हाँ, हम कहते हैं हमने रिटायलेट किया है, सब कुछ किया है। अगर किसी नेता ने पूछ लिया तो उसको देशद्रोही कह दोगे, प्रूफ मांग लिया तो देशद्रोही कह दोगे, लेकिन जो हमारे शहीद होके जो हमारे यहाँ पे जो चिताएं जल रही, वो तो प्रूफ है ना। हमें कौन सा प्रूफ चाहिए? ये प्रूफ काफ़ी है हमारे। जो आपकी बहादुरी है, वो जो हमारी देश की चिताएं जो जल रही शहीदों की, वो प्रूफ काफ़ी है कि आप कितने बहादुर हैं। मीडिया में आप चाहे हवाईजहाज उड़ा लो, कुछ भी कर लो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, हमने मान लिया जी, बिल्कुल मान लिया, सशक्त नमन करके मान लिया। देश की पॉलिटिक्स को बोल रहा हूँ, आज़ादी के बाद से आपकी हर बात को मान लिया। हमारे बाप दादों ने माना, हमारे इतिहास आज़ादी के बाद मानते आ रहे हैं, आज हम भी मान रहे हैं। लेकिन ये लाशें नहीं रोक सके आप लोग। चाहे कोई बहादुर बन के आ गया, कोई 56 इंच वाला आ गया, कोई 70 वाला आ गया, कोई 35 वाला आ गया, लेकिन ये शहादतें नहीं रोक पाया। और ना आपके पास में कोई वो ट्रिक है
जो आप अपने दुश्मन का इलाज कर सको। इतना बड़ा देश, इतना युवा देश, इतना जज्बाती देश, आज भारत के युवाओं को एक बार आप आदेश दो कि बॉर्डर पे जाओ, 50% युवा जो 1 करोड़ में से 50 करोड़ आपको बॉर्डर पे मिलेंगे, और वो आपके सेना का भी जरूरत नहीं रखेंगे, रगड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं है ना, आपको तो अभी पॉलिटिक्स कार्रवाई करनी है, पॉलिटिक्स वो सब कुछ जो करना है वो करना है। क्योंकि जब कभी सेना के अंदर, सेना में पॉलिटिक्स घुस जाए और सेना के जो उच्च अधिकारी पॉलिटिक्स की ही बात माने, जनरल मानेकशॉ के बाद में आज तक कोई जनरल नहीं हुआ, यह हुआ था जनरल जोशी जो ऑफिस में मर्द पाए गए थे। मेरी ज़िंदगी में मैं इन 2 जनरलों को सैल्यूट करता हूँ। बाकी ठीक है, हाजी की नौकरी नाजी का घर है उनका, और कुछ नहीं है। जैसे जवान का वैसे उनका है, वो उनसे मजबूर है, हम इनसे मजबूर है, और कोई फर्क नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या हमारा भारत दुश्मन का एक बार में इलाज कर सकता है जैसे इजराइल करता है? रशिया जैसे कंट्री का क्या हाल कर दिया, छोटी सी कंट्री ने बोला 3 दिन युद्ध चलेगा, आज वो थर थर कांप रहा है। सब कुछ है, इक्विपमेंट है, सब कुछ है। तो ये चाहिए देश की पॉलिटिक्स का वो जो है ना, वो अब यहाँ तो हम तो क्या संसद कहें इसको। अभी अगर रिकॉर्ड होगा बोले ये हमने अभी आईटी एक्ट पारित कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर दो भाई, जो कुछ भी आपने करना है, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे, देश के प्रति कुछ बोलना नहीं, प्रधानमंत्री को कुछ बोलना नहीं, सरकार को कुछ बोलना नहीं, तो बोलेंगे किसको भाई? किसको बोलेंगे फिर? बोलना किसको है? किसी को नहीं बोलना है। गुलाम हो गए ना, वापस अपने देश के गुलाम हो गए ना, जब किसी को बोलना ही नहीं है। तो मीडिया हमारा नहीं है ना, हमारी बात सुनने वाला है, ठीक है ना। शहीद के परिवार को पैसा कौन दे रहा, दिखाया किसको जा रहा है। टीवी न्यूज वाले मतलब बिल्कुल पीएमओ के ऑर्डर के साथ में जाते हैं और परिवार को तंग करते हैं। धन्य है इस देश के और इस देश के सिस्टम को। अब हम तो थके हुए हैं, कुछ नहीं है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि एक शक्ति है जो करती है। तो आज इजराइल की तरह आप नहीं कर सकते। इजराइल ने कोई अमेरिका से किसी से परमिशन नहीं ली, ठोक दिया, अच्छी तरह से ठोका, कम से कम उसके 100 गुना वापस दिए, ले भाई पकड़। भारत ऐसा नहीं कर सकता, है ही नहीं ना अंदर, क्या करेगा वो। बोलते सेना के हाथ खोल दिए, क्या खोल दिए हाथ? सेना के इतने हाथ खोल दिए कि बस हथियार नीचे रख दो और जाके मानव अधिकार आयोग के आगे खड़े हो जाओ और पनिशमेंट खाओ कोर्ट में जाकर, अपना कोर्ट मार्शल कराओ। ये है, ये करती सरकार हमारे साथ में। एनीहाउ, ये तो होगी देश की बहादुरी की बात। और हम तो, हमारे भाई, हमारे बच्चे शहीद होते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है तिरंगे की, अपने धर्म की, अपनी गीता की, कुरान की, बाइबल की, ठीक है ना, जो भी कसम खाई है, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब की। तो हमारे बच्चे तो उस धर्म पे खरा उतरेंगे। हमारे बच्चे, वो नेताओं के नहीं है, अफसरों के नहीं है, हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमने उनको संस्कार धर्म के प्रति दिए हुए हैं कि जान देना तिरंगे के लिए, लेकिन धर्म के साथ गद्दारी मत करना, तिरंगे के साथ गद्दारी मत करना। और ये जो 2 चीज़ें ये लोग अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। क्योंकि इसी के बाद में पीछे एक क्लिप देखना कि एक जेसीओ रो रहा है, एक जेसीओ रो रहा है कि गद्दारों को सजा दो, मेरा कोर्ट मार्शल करो, मेरा कोर्ट मार्शल करो, अगर मैं गलत हूं तो, नहीं तो सजा दो। ये क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ही अधिकारी उनसे पैसा लेके और आतंकवादी अंदर आने दे रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को फांसी पे लटका दो ना, मैं तो तैयार हूँ, मुझे मेरी पेंशन बंद कर दो, कुछ भी कर दो, मैं तैयार हूँ। इससे बावजूद अगर सिस्टम उसमें अगेंस्ट कोई जांच नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, जांच नहीं होती है, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता, तो आप सोच लो, आप खुद सोचो ना, आपके अंदर भी बुद्धि है। होगी शहीद की बात। अब आते हैं हम जो पूर्व शहीदों के ऊपर, पूर्व शहीद, उनकी विधवाएं, उनके पिता,
या जो बुजुर्ग सैनिक हमारे, जो हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके ऊपर OROP 3 आ गई है। तो एक तो पूरे मतलब जो दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के बहुत कम सदस्य हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप एक आदमी अगर इसको सुन लेता है तो कम से कम 100 आदमी में बात कर दिया करो कि भाई हाँ, ऐसा भी कोई हमारे को मंथन के तौर पे एक चीज़ देता है वो, कि ये सही बात है कि अगर, ठीक है ना, OROP 3 अब आप दे रहे हो हमारे को, 2 में आपने हमारे को क्या किया क्या नहीं किया आप जान रहे हैं, हमारा आपके बीच में क्या हुआ है। चलो अब आप 3 लेके आ गए हो, तो 3 हमारी 1 जुलाई 2014 से लागू है। DA भी हमारा 1 जुलाई 2014 से लागू है, डियरनेस अलाउंस भी। अब हमारी तरफ से अगर मान लो मैं एक पूर्व सैनिक हूँ खुद, तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार को ये 2, 3, 4 मांगे रखता हूँ और हैशटैग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करूँगा, मेरा वहाँ पहुँचता है तो मुझे उम्मीद है कि चले IT सेल देखे तो मेरी बात को आगे पहुँचाए। कि सबसे पहले तो आप कोश्यारी कमेटी के हिसाब से जो हमारा समझौता हुआ था 17 जनवरी 2013 का, जिस पॉलिसी को 26 फरवरी 2014 को इस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, इस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, उस पॉलिसी में लिखा हुआ था कि हम हाई एवरेज लेंगे, नो लो नो मीडियम, जो हाई है वो लेंगे। तो अगर लेना है तो सबको साइड में करते हुए OROP 2 भी दब जाएगा, 1 भी देगा, आप हाई एवरेज ले लो, हमारा 2 पैसे मिल जाएंगे बेचारों को, ठीक है ना। हमें पता है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये भी नहीं मानेंगे। अगर ये नहीं मानते तो कम से कम 7th पे कमीशन तो आपने निकाला है ना, तो 7th पे कमीशन आपने निकाला, तो 7th पे कमीशन की ही बात मान लो कि 50% होते ही 50% होते ही आप इसको मर्ज करोगे। तो मर्ज ये 50 हुआ है अभी, 0.5 आगे नहीं बढ़ा। अगर 50.5 हो जाता, 56 अपना 51 हो जाता अगर ये, तो आप पहले मर्ज कर देते रिकमेंडेशन के हिसाब से। नहीं तो 1 जुलाई को जो आप DA लागू होने जा रहा है, उस DA लागू होते ही उसी के साथ हमारी बेसिक पेमेंट में 50% पहले तो ये मर्ज करो। और बाकी पिछले 5 सालों में आपने हमारे कुछ दिया ही नहीं सेना को, तो और आप हमारा बढ़ाओगे क्या? एक इंक्रीमेंट बच गया है, तो वो जो आपने 5 साल में इंक्रीमेंट दिए हैं हमारे सर्विंग सैनिकों का, उनका 50% भी हमारी बेसिक में मिला दो। हमारी पहले की बेसिक, हमारी 50% ये DA का जो मर्जिंग और हमारा इंक्रीमेंट का मिला के हमारी एक पेंशन बना के, और 1 जुलाई से जो आप DA हमें दे रहे हो उसके ऊपर आप हमारा DA शुरू कर दो। अगर ये करोगे तो भी 2 पैसे मिलेंगे। एक हमारी और अलग से मांगे कि अगर आपको एवरेज लेना भी है तो उनका लो, कि जिनकी आप उस रैंक के अंदर सर्विस करवाते हो, एयरफोर्स का लो, नेवी का लो। हमारा तो सूबेदार मेजर 4 साल में आ जाता है, उनके इंक्रीमेंट 4 साल के हैं। हवलदार की नौकरी कितनी है? 22 साल, 22 साल के बाद में 24 साल में हवलदार है, 26 साल में नया सूबेदार है, 28 साल में सूबेदार है। तो ये कलर सर्विस है। तो आप जो आपने डिफेंस के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर आपने पेंशन रेगुलेशन बनाए, जिसमें आपने उनकी नौकरी 57 साल तक की हुई है, कि 57 साल की एक्सटेंशन तक एक वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, सार्जेंट, ये सारी रह के 57 तक जा सकती है। तो आप इनका एवरेज लो ना, ताकि पीछे वालों को 2 पैसे मिल सके। आप लोग आर्मी का क्यों कि 2-2, 3-3, 4-4 साल की नौकरी है, उसमें उनके इंक्रीमेंट जोड़ दो, कुछ भी नहीं बनेगा उनका। अरे तीसरे पे कमीशन में, तीसरे OROP के अंदर एयरफोर्स के कई मास्टर वारंट ऑफिसर होंगे जिनको 1 पैसा नहीं मिलेगा। कई वारंट ऑफिसर होंगे जो 57 साल नौकरी करके आए, उनको नहीं मिलेगा। कई सार्जेंट होंगे जो 57 साल करके आए हैं, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नहीं मिलेगा, उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो देना है तो उनका लो ताकि कुछ मिले, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको हम क्या बताएं। चलो ये हो गया अपना OROP आ गया। अब मैं दर्शकों को ये बोलता हूं कि जब तक OROP का नोटिफिकेशन ना निकले
अभी निकला नहीं है। और साथ में जब तक हमारा सर्कुलर ना निकले, टेबल का सर्कुलर ना निकले, तब तक आपको कम से कम दिन में 25 से 30 वीडियो और टेबलें आपको झेलनी होगी। तो आप है जो अभी गवर्नमेंट ने बोला है ना कि हमने एनोमली ठीक करने के लिए दे दिया, क्या किया? एनोमली ठीक करने के लिए दिया। ये सीडीएस के वर्ड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के वर्ड है। और यही वर्ड जो रिकमेंडेशन गई है पीएमओ में, उसमें भी ये एनोमलीज का ही है। तो फिर एनोमलीज तो है तीसरी में भी। तो जब ये एनोमलीज जब तक ठीक होगी, तब तक आप जो डेली के जो 15, 20, 30 टेबलें हैं देखने का आदी हो जाओ, और उसमें डाटा खर्च करो, उसमें दिमाग खर्च करो, और डेली आपको जो हमारे प्यारे यूट्यूबर है आपकी जेब में, आपके खाते में लाखों रुपए डालते रहेंगे, उसको आप कैश करते रहो, विड्रॉ करते रहो, या अदर डाल दो। एनी है। अब आता हूँ मैं कुछ, कल मैंने एक वीडियो देखा हमारे ही 2 दोस्तों का, अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा मंथन किया उन्होंने, बहुत अच्छी बातचीत कही है। लेकिन उनमें एक छोटी सी बात वो है कि हमारा कमांड जब FEA बनाया गया था जंतर मंतर के ऊपर और हमारा आंदोलन चल रहा था, तो 23 जुलाई को हमारा अच्छा वहाँ आंदोलन हुआ, अच्छी हमारी वहाँ पे आज तक के इतिहास में सैनिकों की बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी हुई थी। संख्या बल दिखाना था हमने, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले हमने भूख हड़ताल की थी, सबको पता होगा, जो FEA के या जंतर मंतर पे के जो भी साथी थे। तो कुछ दिन पहले हम भूख हड़ताल की थी। तो उस भूख हड़ताल में मैंने ननील को फ़ोन किया था कि भाई ये जो बंदों का रिजर्वेशन करवाना है, इनको वापस भी आना, तो कैसे करवाना है? तो बोला बस ये आएंगे 10 बजे तक पहुंच जाए। 10 बजे तो हमारा प्रोग्राम शुरू था, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू था। और उसके बाद में आगे जब तक चलेगा ये, और शाम तक दोपहर तक ये ख़त्म हो जाएगा खाना पीने के बाद में, उसके बाद में वापस हमने संख्या बल दिखाना है। और हमारा 1 महीना कम से कम ये दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो, जंतर मंतर चलो, जंतर मंतर रैली चलो, रैली शब्द यूज किया गया है। हमने कभी भी किसी संसद घेराव करना है या PM आवास का घेराव करना है, 23 जुलाई के अंदर PM आवास का कोई शब्द नहीं था। आप हजारों वीडियो आप जो 23 जुलाई से पहले के देख लो, पोस्टर देख लो, PM आवास का कोई शब्द नहीं। लेकिन एक हमारे भाई के मुंह से निकल गया, जो गलत निकला है, वो साहब से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद वीडियो बनाते हो, अगले वीडियो में अपना उसको सुधार कर लेना। दूसरे भाई साहब भी जो वीडियो जो भाई साहब ने बनाया है, वो भी इसको कवर अप कर लेंगे कि मुख्यमंत्री आवास को आप घेर रहे हो, तो यहाँ हरियाणा में घेर रहे हो, और हरियाणा में वो 1 दिन का कॉल था और स्थानीय कॉल था, ठीक है ना। और यहाँ जंतर मंतर पे पूरे देश से लोग आने थे, तब 10 बजे का टाइम लगा था। आपका पीक कब चढ़ा उससे हमारे जंतर मंतर से कोई मतलब नहीं है। आप खुद बोलते हो कि आप सोल्जर हो और आप सोचने वाले हो, तो आपको अपनी व्याख्या कम से कम इनके साथ तो करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही। इनके साथ कोई उदाहरण देके आपने बात ही नहीं करना चाहिए भाई। इन्होंने वहाँ एक हरियाणा में हमारा बस लोकल है, हरियाणा ने आना ना वहाँ पे, और किसने आना है? 1 घंटे में कहीं से भी इकट्ठे हो जाएंगे। हरियाणा है इतना ही तो देश है ना। पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कुछ सब इकट्ठा था तो बहुत बड़ा था। अब हरियाणा कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है कि वो अगर सुबह 7 बजे कॉल करेंगे तो भी 9 बजे सारे हरियाणा वहाँ पहुँच जाएंगे। और मुख्यमंत्री आवास को घेरने वाली वो आपकी जो भी पॉलिसी थी, कैसी थी, क्या पीक थी, उसको हमारे जंतर मंतर से कंपेयर करना ही बेकार है। मैं इस बात में सहमत नहीं कि आप उसको कंपेयर कर रहे हो। और वो हमारा 2:30 बजे तक जगह नहीं थी अंदर वहां बैठने के लिए, लोग पेड़ों के अंदर बैठे थे। प्रकट सिंह साहब पेड़ों के अंदर घूम घूम के पानी और चाय पिला रहे थे। 2:30 बजे का सीन है, मैं वीडियो चढ़ा दूं। 2:30 बजे के बाद में कोई ऐसी बात चली वहां पे कि संसद घेराव, संसद घेराव। तो भाई संसद घेराव की कोई बातचीत नहीं थी। जो बाकी स्टेट आई थी उन्होंने तो बोला भी संसद घेराव के हमारे तो कोई मैसेज हमें नहीं मिला है। और जब इनसे पूछा गया तो इन लोगों ने, जो पंजाब की जो जैसे बंदियाँ थी, बोला हमारे को तो मिला भाई, तुम्हारे को मिला है तो फिर करो। अब ये 4 कदम आगे बढ़े, आगे पुलिस खड़ी थी, इनको रोक दिया। कपिल ने वो अपना अमिताभ के स्टाइल में चढ़ा, ऊपर चढ़ के नीचे आ गया और DCP को साइड में लेके बात कर लिया। बात करके फिर चला गया वहाँ
अपने मंच के ऊपर, और मंच से मैंने वो ये वीडियो डाला कपिल का कि मंच से उसने वापस आकर सबको बुलाया है कि भाइयों जब तक 1 लाख की संख्या हमारी नहीं होगी तब तक हम संसद का घेराव नहीं करेंगे। तो ये तो थी सच्चाई जो हमारे वीडियोस में आज भी पड़ी हुई है, जिसको चाहिए उसको हम निकाल के दे सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात चंदा चोर वाली, अगर जो जिस वीडियो में बात हुई है, सब बिल्कुल जो सच्चाई होती है तो वो होती है। चंदा चोर की बात हुई है, और चंदा चोर की बात नहीं होती तो आज साबका संघर्ष कमेटी 2 महीने से अंदर पंजाब के अंदर फाड़ होके बैठी हुई है, और उसके अंदर सिर्फ आपस में एक दूसरे से हिसाब ही मांगा जा रहा है ना। दिल्ली वाले पंजाब से मांग रहे हैं, पंजाब वाले दिल्ली वालों से मांग रहे हैं। अब एफई से कोई नहीं मांगता है, क्योंकि सबको पता कि एफई के पैसे तो अकाउंट में से पड़े हुए हैं। तो कुछ चंदा चोरी हुआ तभी तो वो सारी बातें आ रही है ना अभी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में आ रही। भाई हम देख रहे हैं दिल्ली के, चाहे कोई ऑडियो डाले, वीडियो डाले, पोस्ट डाले, आखिर झगड़ा तो वही चल रहा है, चंदा चोर वाला। इसलिए वो सच है, और सच स्वीकार करो कि हाँ ये लड़ाई थी और आज भी है। तब मैं मना कर रहा हूं कि भाई ये चंदे फंदे रहने दो, पहले एक जगह इकट्ठे होने की कोशिश करो कि भाई हम इकट्ठे हो सकते नहीं हो सकते। और कौन होगा इकट्ठा भाई? अभी आपके सामने अभी कल एक हमारे यहाँ से एक आज की न्यूज में मैंने देखा है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, और किसने लिखी है? अपने ब्रिगेडियर के थ्रू, इंद्रजीत सिंह के थ्रू उनको भी कॉपी दी है। यानी कि भाई हमारे, तुम वो बात करो 35 लाख, 35 लाख किसके साथ में? लीग अपना अलग है, ठीक है ना, लीग अपना अलग है, सेवा परिषद अपना अलग है, फिर जो पार्टी के जो सैनिक प्रकोष्ठ है वो अलग है, नहीं आएंगे आपके साथ में, फिर जो संतुष्टि होकर बैठा हुआ है वो भी नहीं आएगा भाई। अब बाकी तुम बच्चे कुछ कितने हो जो 100 आदमी को लेके अपना संगठन बना के बैठे हो। तो वही तो हमारे कहने का मतलब है कि करोगे कहाँ से इकट्ठा, किसको करोगे? आज भी आपके ऊपर उन्हीं का राज है, आपके बंदों को उन्हीं के, आप हो 20%, तो 80% अभी भी आपके उनके कब्जे के अंदर आपके लोग बैठे हुए हैं, और वो वहाँ से नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। उनको कुछ मिले ना मिले नहीं निकलेंगे वो। ना लीग वाला लीग छोड़ेगा, ना परिषद वाला परिषद छोड़ेगा, ना सैनिक प्रकोष्ठ कांग्रेस छोड़ेगा, ना बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा अपने आप को। सबको वहाँ से अपना चाराना मिल रहा है, और जो अपना बेचारा नौकरी कर रहा है वो नौकरी छोड़ के जंतर मंतर पर नहीं आएगा, उनको बच्चे पालने। अब मेरे जैसे आप जैसे जो बैठे हैं, जो उसको ज़्यादा ही शौक है देशभक्ति का, तो आओ भाई चले जंतर मंतर, आप चलो हम भी चल रहे हैं। आवाज़ किसको दे रहे हो भाई? वहाँ पहुँचो ना, 2 आदमी 5 आदमी कोई पहुँच के वहाँ झंडा खड़ा करो, अपने आप पहुँचने शुरू हो जाएंगे। किसको आवाज़ क्यों दे रहे हो? पहुँच जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें जो भी ये आप लोगों ने इतना बढ़िया अच्छा कन्वर्सेशन किया है, तो इसमें जो सुधार है उसको दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि जिसने इनवाइट किया है और जो मेहमान है वो भी, कि हमारा प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं हमारा भाई 23 अप्रैल को, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सब ठीक है। तो और मैं आपको क्या बताऊँ कि एकता हमारे में होगी नहीं। मैंने जो ये बताए हैं, इसके इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अपना लेगा तो शायद 4 पैसे मिल जाएगा, और अगर वो रनिंग में 23 का एवरेज लेके हमारे को दे देगा तो बहुत सारे अभी भी ऐसे ही रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके शेयर करो यारों। मैं लोगों को सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मेरे को आप 1000 तक मत पहुँचाओ, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। 500 तक भी मत पहुँचाओ, 300 तक भी मत पहुँचाओ, लेकिन शेयर इतना कर दो कि हर बंदे के पास बात पहुँच जाए, ताकि वो अपना खुद का दिमाग लगा के अपने दिल से की आवाज़ से अपना कदम उठा सके। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी साहब, जैन साहब, मैं नायब सुरेंद्र सिंह, 1st महारेजिमेंट। श्रीमान सेना द्वारा बनाए गए मेरे सर्विस रिकॉर्ड 2014 से आज तक के अनुसार मैं देश के गद्दार, चोर, फ्रॉड और जवानों के शोषण करने वाले अधिकारी से लड़ते समय
10 बार EWL हुआ हूं और इसके अलावा मुझ पर और कई गंभीर अपराध बनते हैं। लेकिन सेना के संबंधित अधिकारियों ने न इस गद्दार अधिकारी पे कोई कार्रवाई की और न मुझ पर कोई कार्रवाई की जो मेरे रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है, और मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के पेंशनर घोषित कर दिया गया है। मैंने आपके ऑफिस में सैकड़ों टाइम इस गद्दार अधिकारी की गद्दारी की पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी आपके पास भेजी है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इस अधिकारी ने लोगों से को सेटिंग करके मुझे सेना से आउट कर दिया और भारत सरकार को आंखों में धूल झोंकते हुए, सेना की बड़ी अथॉरिटियों को आंखों में धूल झोंकते हुए मुझे पेंशनर घोषित कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है साहब कि मैंने जो गंभीर आरोप लगाए थे इस अधिकारी पर, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिस्टम इसके आगे इतना नतमस्तक है, तो आप मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इससे कोई गंभीर अपराध किसी सैनिक पर नहीं हो सकते। यह अधिकारी पाकिस्तानी मिलिटेंटों से घूस लेके हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करवाता था और घूस लेता था उनसे, और मेरे पास सारे एविडेंस है। मैं सारी चीजें प्रूव करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं उन चीजों को प्रूव नहीं कर पाता हूं या मैं जो आरोप मेरे झूठे हैं, तो मेरा कोर्ट मार्शल मुझे फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा रहा है? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे मेरे आरोप झूठे हैं, तो आप मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इलीगल तरीके से पेंशन नहीं चाहिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कितनों सैकड़ों बार कि आप मेरी ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट पर बनाई दी जा रही पेंशन को बंद करें और इस फ्रॉड अधिकारी पर कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर मैं प्रूव कर पाता हूं तो इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो मुझे फांसी पर लटकाए या कोर्ट मार्शल करें। और सिस्टम इतना गूंगा बहरा हो चुका है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है साहब, आपके ऑफिस में मेरे सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, बाकी महारेजिमेंट रिकॉर्ड से आप सब कुछ ले सकते हैं। मैं हर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हर चीज में शामिल होने के लिए तैयार हूं, और मैं बिल्कुल फांसी पे झूलने के लिए भी तैयार हूं अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो। मेरा देश के गद्दार से लड़ना मेरा एक धर्म है, एक सैनिक का धर्म होता है। मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए कि अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटूंगा, और वही मैं कर रहा हूं। यह अधिकारी देश के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उन दुश्मनों के साथ मिलके हमारे देश में घुसपैठ करवा रहा था, अभी भी सेना में बना हुआ है, सिक्योरिटी बेच रहा है, और इन्फिल्ट्रेशन का रूट सब कुछ इसने बनाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है साहब, आप प्लीज इस पे कार्रवाई करें। और इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, अगर सिस्टम इसके आगे इतना नतमस्तक है या इतना पावरफुल है, तो आप मुझ पर कार्रवाई करें, मेरी फ्रॉड डॉक्यूमेंट पर दी जा रही पेंशन को बंद करें और मुझे मेरा कोर्ट मार्शल करें। आप इतना मायने रखता है। ऐसा संख्या बल 23 जुलाई को जंतर मंतर पे भी हुआ था, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की रैली हुई थी तब भी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर सबसे बड़ा कारण ये हमारे को ढूंढना पड़ेगा कि सरकार जो है बिल्कुल कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है सैनिकों को। क्या सैनिकों को सरकार जो है बहुत समझती है? देखो ऐसा है, हमारा संख्या बल था, अच्छा संख्या बल था, हमारे से भी ज्यादा संख्या बल अगर हम बात करें ओपीएस के लिए रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुआ था। ओपीएस को भी सरकार ने नहीं सुना। सिचुएशन अब आप जो कल के धरने की बात कर रहे हैं, मैंने भी कवरेज किया था, मैंने भी वीडियो डाली है, मैंने भी सभी को एक हैशटैग के साथ भी लगा के भेजा है कि पूर्व सैनिकों को यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। देखो, हम जंतर मंतर पर आए तो हम घंटे 2 घंटे वहां पे रुक पाए और उसके बाद तितर बितर हो गए। लेकिन आपने कल देखा जो करनाल में क्लर्क एसोसिएशन का धरना हुआ था, वो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और 11 बजे से 3 बजे तक वो धरना पीक पे गया। लेकिन जैसे ही धरना दोपहर में 2:30-3 बजे पीक पे गया और उन्होंने फव्वारा पार्क से और मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश करी, 1 सेकंड ही लूंगा, घेरने की कोशिश करी, तो हरियाणा का पुलिस बल बीच में आ गया और उसने मुख्यमंत्री आवास को नहीं घेरने दिया। ये सिचुएशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम भी प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए गए थे। आप जो बात कर रहे हैं ना, गलती कहां पे हुई इनमें और हमारे में, फर्क क्या रहा, गलती कहां पे हुई? जैसे ही ये फव्वारा चौक से माल रोड की तरफ निकलते हैं, कल की जो सिचुएशन बनी, माल रोड
एक काफी पॉश इलाका है, पूरे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास भी वहीं है।